मुझे इन्होंने छोटू बनाया था, लड़कियां कहते थे फंसा के दो मुझे। लाहौर के अंदर से एक हफ्ते के अंदर 500 खुला हुई, 500 खुला, यानी लड़कियों ने तलाक ली एक तरह से। सॉरी सर, मेरे साथ तो पूरा मेरा खानदान गया था हनीमून जी पे। बिल्कुल, कसम से झूठ नहीं बोल रही। नहीं मनाया उन्होंने, आपने मनाया। सर मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी अरेंज मैरिज है, लेकिन लव बाद में हो गया। काट देना यार, लव ठीक है। हर लेवल पे काम करता हूँ, यानी कोई जीरो पे है, कोई बिलियनर है। जब भी मैं डिफरेंट लोगों से मिलता हूँ, मुझे पसंद वो वाले लोग आते हैं जिनमें क्लैरिटी होती है कि मैंने ये काम करना है, मेरा ये टारगेट है, चाहे वो $1 बिलियन है, चाहे वो बिलियन लोगों की मदद करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू शो मीर मीन्स बिजनेस। ये दुनिया का वो वाहिद ऐसा शो है जिसमें आपको मिलेंगी बिजनेस टिप्स, बिजनेस इंफॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारा फन और एंटरटेनमेंट। मैं हूँ शो की होस्ट बुशरा फातिमा जाफर और हमारे पास मौजूद है शकील अहमद मीर, मैम ज़ारा एंड जवेरिया गुल। वेलकम एवरीवन, ये सेकंड हमारा शो है। जैसा कि मैंने कहा था कि इस शो में बहुत कुछ आपको देखने का मौका मिलेगा, ख़ास तौर पे कम्बिनेशन जो है एंटरटेनमेंट का और बिज़नेस का। और बिज़नेस का जब मैं बात करता हूँ, इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ बिज़नेस की बात करनी है। हमने प्रैक्टिकल इस प्लेटफॉर्म से इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ से प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने हैं, मीडिया के प्रोजेक्ट्स हैं और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, जिससे हज़ारों लाखों लोगों की मदद भी हो सके, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका भी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट से, जिसका नाम है जोक शो। तो ये सेगमेंट है जोक शोक। अब इस तरफ एक टीम है, माइक है अयाज साहब के पास, और उस साइड पे जो पिछली दफा मेरे ख्याल में जोक शोक सुनाए थे, 3 मेन बंदे थे हमारे वीपी साहब। मुझे नहीं पता था इतने फनी है, और ये हमेशा इनके जोक, उम्मीद है इस दफा बीवी के बारे में नहीं होंगे। साथ हमारे वहाब साहब हैं और इधर अयाज साहब हैं। कुछ गेस्ट हैं, बाद में प्रॉपर्ली आपको इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे। तो हाँ जी, कौन बिस्मिल्लाह करेगा? सर वो बेगम वाला लतीफ़ा मैंने सुनाना है। माइक ठीक है। अच्छा, एक आदमी है, उसकी बेगम अच्छी खासी सेहतमंद मोटी ताज़ी होती है। अब वो रात को बेचारे सो रहे होते हैं, तो घर में कहीं चोर घुस जाते हैं, उनको पता चल जाता है ज़ाहिर है। तो करते क्या है कि एक दूसरे को मदद करते करते ना चोर को पकड़ लेते हैं, और बेगम उनकी चोर पे बैठ जाती हैं। तो अब वो भाई साहब जो हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। तो बेगम कहती हैं कि आप क्या कर रहे हो? कह रहे मैं जूती ढूंढ रहा हूँ, मैंने फ़ोन करना है पुलिस को। नीचे से चोर बोलता है, वो कहता मेरी पाजा, मेरी जान छुड़ा। क्या ख्याल है, कैसा था जोक? ओके था। आपको वैसे नॉर्मली समझ नहीं आते जोक, ये समझ आ गया? हाँ, कहीं पंजाबी था, ये तो बहुत आसान। आप जरा ये गौर से सुन लें कि अगर आपने पंजाबी जोक सुनाया तो इनको अलग से आपको उर्दू में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका मतलब है वो जोक नहीं रहेगा, लेकिन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ जी, ये पहला स्टार्ट उधर से हो गया। याज आपकी टीम, कोई खास चीज? अच्छा, इसमें मीर साहब की भी थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक आती है कि मीर साहब जब भी कोई हम बंदा लेके आते हैं या कोई काम करवाना हो, तो मीर साहब क्या कहते हैं कि जी कितने पैसे लेगा? वो कहते हैं कि जी, हम कहते हैं जी इतने लेगा। यार ये पैसे इतने कम मांग रहा है, तो इसने क्या काम करना है? अक्सर ये कहते हैं यार इतने थोड़े पैसे मांग रहा है। तो इसी तरह एक बंदे को सजाए मौत हो जाती है, तो उसके भाई जाते हैं वकील के पास और जाके कहते हैं कि यार सजाए मौत का केस लड़ना है, कितने पैसे लोगे? वो कहता है जी मैं आपसे लूँगा 50,000। तो वो कहते हैं यार ये तो पैसे इतने कम ले रहा है, इसने क्या केस लड़ना? ठीक है, वो चले जाते हैं एक बंदे के पास, कहते हैं कितने पैसे लूँगा? कहते हैं 5 करोड़ लूँगा। कहते हैं ये चीज़ इससे लड़वाते हैं। तो वो केस लड़ता है, तो 5 करोड़ वाला हार जाता है। जब हार के बाहर आ रहा होता है, तो बाहर वो 50,000 वाला खड़ा होता है। वो कहता है ऐसा ही काम मैं 50,000 करवा देना। हाँ जी, ये भी रीजनेबल था उस तरफ से। हमारे वीपी साहब हैं जो जुल्फकार साहब, ये हमेशा सबसे अच्छा जोक ये सुनाते हैं। तो देखते हैं आज क्या है इनके पास। आज आपको एक वाकया ही सुना रहा हूँ, जोक भी है। पार्क जोन में ना एक बिल्ली आ गई पिछले दिनों। बिल्ली आ गई। वो कभी रिसेप्शन पे चढ़ जाती थी, कभी जो वहाँ पे बैठा हुआ है उसकी गोद में चली जाती थी। तो सारे बड़े तंग। अयाज ने कहा कि नहीं ठीक है, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। और इसने ना वो बिल्ली पकड़ी और 2 गलियां पीछे जाके छोड़ा। पकड़ कैसे ली? बोल रहा पकड़ ली, ये अच्छा। बड़े तेज हैं। तो 2 गलियां पीछे छोड़ के आ गए। इनके आने से पहले बिल्ली वापस में पहुंची। अगले दिन इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ना इसको कोई और दूर छोड़ के आता हूँ। ये वहाँ से उसको उठाया, वो फैसल रेस्टोरेंट के पास जाके छोड़ा है। वापस आए तो बिल्ली फिर पहले पहुंची।
तीसरे दिन इन्होंने कहा कि नहीं, इसका कोई लंबा इलाज करना चाहिए। उसको लेके दूर चले गए, वहां जाके छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वकास को फोन कर रहे हैं, वकास बिल्ली पहुंच गई। वो कहते बिल्ली पहुंची कि नहीं? कहते पहुंच गई। कहते उनको मैनू ले जाए, मैं गुआच गई। नहीं, हमेशा की तरह इनका बेस्ट होता है। अच्छा, मैं आपसे बिजनेस कर रहा हूँ, आपका असल टैलेंट ये है वैसे। This was really nice. मैं जिस तरह अभी मीर साहब ने नाम का कहा, तो मैं चूँकि लफ्ज़ दोस्त हूँ, तो मुझे बड़ा ख्याल होता है इस चीज़ का कि लफ्ज़ दुरुस्त बोले जाएं। जो मुझे इल्म मेरे में है मैं वो बोलूँ। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मेरा नाम एजाज़ बुखारी है, तो आप मुझे एजाज़ मत कहा करें, आप अजाज़ कह देते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, चूँकि ज़ाहिर एक पंजाबी टच उसमें आ जाता है। तो एक कपल की मैं कोचिंग कर रहा था, वो 60 बरस से ऊपर के थे दोनों। एक दिन वो मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे कहने लगे मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा हुआ क्या जनाबे वाला? कहने लगे जी होना की सी फिर तुर गई, यानी फिर वो घर छोड़ के चली गई। तो मैंने कहा जनाब मुझे फरमाइए तो सही, मामला क्या है, परेशानी क्या है? कहने लगा बुखारी साहब तो मैं की दसा। और जिस घड़ी उन्हें बुखारी बोला, मुझे वाकई बुखार आ गया। क्योंकि मैं लफ्ज़ दोस्त हूँ, तो मैंने उनसे कहा जनाब आपका तो मेरे पास एक उपाय है, आप परेशान मत होइए, गम बड़ा मुद्रिकुल हकायक है। अब जिस घड़ी मैंने उनसे कहा गम बड़ा मुद्रिकुल हकायक है, वो मुझे देखते रहे और कहने लगे कि एक मुझे पहले तकलीफ थी, एक ये मुद्रिकुल हकायक वाली तूने और लगा दी। नहीं, हंसी नहीं आया, लेकिन वाकया अच्छा था। चुवेरिया, आपने कोई सुना रही हमें? जो अच्छा, इनको ये भी नहीं पता सेगमेंट कौन सा चल रहा है। सर पहले तो वो जो आप बिल्ली वाली बात कर रहे थे, उसी को मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो बिल्ली थी, इसलिए अयाज साहब ने पकड़ ली। बिल्ला होता ये कभी ना पकड़ते, वो जो इन्होंने जोक सुनाया। सर ये कभी ना, मैं आपको इनको तो वैसे ही मैं करती रहती हूँ। नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं, इनके कैरेक्टर पे आप बात कर रहे हैं? मुझे ये बात समझ नहीं, कैरेक्टर की बात हो रही है या बिल्ला तगड़ा होता है? बुखारी साहब के साथ बैठा हूँ तो मुझे भी मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं। अच्छा, ये मुझे औरत शनाख्त कह रही है। अच्छा, अब यूनानिमस मेरे ख्याल में जोक्स यहाँ खत्म हो गए हैं, तो जरा सारे फैसला करेंगे सबसे बेस्ट जोक कौन सा था। वीपी साहब बिल्ली वाला। हाँ, लेकिन बात सुने, जीता मैं हूँ क्योंकि बिल्ली मैंने पकड़ी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है द गेम ऑफ मनी, पैसे की गेम। मिर्जा, वो कौन सी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको इतनी सक्सेस हासिल हुई है? अच्छा, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली यू कैन नॉट, आप ये नहीं कर सकते कि किसी एक चीज को कहेंगे अगर मैं ये अपनी ठीक कर लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नॉर्मली इस कॉम्बिनेशन, मेरे जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में एक जो दिमाग में चीज़ अटक जाती है, ख़ास तौर पे साउथ एशिया में अगर देखें तो एक ख़ास चीज़ है। वो मैं बताने से पहले क्या चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस भी इसमें ऐड हो। ज़रा से स्टार्ट करते हैं। ज़रा, व्हाट डू यू थिंक कि ज़िंदगी में अगर किसी ने कामयाब होना, व्हाट इज़ द वन थिंग दे शुड लर्न और दे शुड हैव इन देयर पर्सनैलिटी? और यू कैन से व्हाट डू यू सी इन मी, एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट है बाकी सबसे? Like you're so motivated and you're just on your target that I will achieve anyhow, no matter what. So I'm driven, you're saying? Yes. Driven by what? By your targets and whatever you make your plans. Ayaz? मेरा जो है वो एक एक्नॉलेजमेंट भी है कि ये मीर साहब से एक बहुत महंगी चीज़ मैंने सीखी है कि आपके माइंड का एल्गोरिदम है जो वो ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने जो करना है, ठीक है, वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ हो। ठीक है, और जब से ये मैंने सोच किया है तो मेरी ज़िंदगी के बड़े मसले मसाइल हल हुए हैं। और आपके माइंड में एक प्रोसेस आपने जो माइंड में डाला है, सेकंड प्रोसेस अलाउ नहीं है। ठीक है, आपने अगर लेट्स सपोज मैंने एक काम करना है, एक स्टेज पे पहुंचना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मीर साहब मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ज़ारा मेरे बारे में क्या सोचती है, मुझे उधर पहुंचना। ओके, सुनना आपको अगर सुनना आता है तो आप कामयाब हैं। इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या मतलब है? देखिए, हमारे यहाँ नॉर्मली जिस तरह सुना जाता है, पहले से तय कर लिया जाता है कि मैंने सुनना कितना है, और बोलने के लिए सुनते हैं कि मैंने अपनी बात कहाँ बोलनी है। जिसको सुनना आता है वो बायस्ड नहीं होता। मेरे ख्याल में वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है, क्योंकि वो वल्नरेबल नहीं रहता। और वल्नरेबल हर वो शख्स रहता है जो सुन इसलिए रहा होता है कि इसमें मैंने कहाँ बोलना है, किस एतबार से चीज़ों को देखना है। तो अगर आपको सुनना आता है तो आप अच्छा प्रोसेस कर सकते हैं। जिसको सुनना नहीं आता वो फिर सुनाता रहता है। तो सुनने में इसमें दो सेंस में हो सकता है। एक तो सुनना कि अगले की बात गौर से सुनो कि वो क्या कह रहा है, जनाब, उसको डाइजेस्ट करो, फिर कोई रिप्लाई दो। जी ऐसे। एक सुनना ये भी है सीखने की मद में, यकीनन, कि आई एम नॉट ऑल इन ऑल, कि मैं परफेक्ट बंदा हूँ और मुझ में चेंज कोई और नहीं आ सकती या नहीं लाना चाहता मैं।
तो उस सेंस में सुनना, तो आप ओवरऑल सुनना कह रहे हैं या? मैं ये समझता हूँ कि जिसमें सुनना होता है उसमें सब्र होता है, और सब्र से फैसले हो सकते हैं। देखिए, फैसला करने का भी तो फैसला करना पड़ता है। तो आप फिर सुनना कहेंगे मेन वो क्वालिटी है कि या सब्र कहेंगे? मेरे लिए सुनना। आपके लिए सुनना? मेरे लिए सुनना। यानी मैं अगर समझता हूँ कि मैं किसी के काम आज तक आ सका तो उसकी बुनियादी वजह थी कि मुझे सुनना अल्हम्दुलिल्लाह आता है। बहुत ज़बरदस्त है। जवेरिया, आप क्या कहते हैं? सर आपको सवाल समझ आया पहली बात? सर आपके उस पे मैं कर सकती हूँ? आप और आप दोनों सिर्फ मेरे बारे में बात करते हो, कोई अपना ख्याल है? मैंने अभी सीखा आपसे है ना। अच्छा, तो ये क्या वो एक चीज क्या है? सर आपकी एक चीज जो मुझे लगती है, नहीं, आप में वो कौन सी एक चीज होनी चाहिए जिससे आप लगते हो जो भी टारगेट है, मिलियनर बनना है, करोड़ों लोगों की मदद करनी है, जो भी करना है, तो वो क्या एक चीज? सर एक ही उस बात पे फिर फोकस रहे ना। जैसे अभी ये चीज़ भी फिर वही बात है कि आपने फिर कहना मेरे पे क्यों आ गए, क्योंकि बाज़ वक़्त आपको खुद भी पता नहीं होता कि मैंने करना क्या है। आपने जब से मैं आई हूँ तो समझाना तो पहले दिन से शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे समझ काफ़ी लेट आई कि आप कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लेके मत चलो। अगर आपने कुछ करना है, जैसे अब मैंने बता दिया है कि मैंने ये करना है, तो उसको मिक्सअप करो, उसी के ऊपर लग जाओ। और दूसरा ये है कि वही वाली बात है कि जैसे अगर मुझे कुछ समझ आता है तो उसको, जैसे आप कहते हैं आपके पास एक चीज़ है तो वो उसको छुपाओ मत, उसको स्प्रेड करो जो आपसे मैंने सीखा। अच्छा, तुम्हारे लिए नामुमकिन चीज़ है, लेकिन एक लाइन में क्या कहोगी? वो एक चीज़ कौन सी है? क्या एक लाइन में आप जो बात कर रही है उसको एक लाइन में कैसे कहोगे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट? जो करना है उसी पे फोकस रहो, मतलब दाएं बाएं कुछ हो रहा है कुछ भी उस पे डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। एक जो आपने और हार्ड वर्क जरूरी है। और जैसे नहीं, आप और करके करते करते 7 और चीजें गिनवा दोगी, एक चीज गिनवानी है। फोकस होना चाहिए। हाँ जी, इस साइड से वहाब भाई। अच्छा, मेरा ख्याल है सर कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी व्हाट आई मीन इज इन अ वेरी ब्रॉडर टर्म, लाइक डिसिप्लिन इज अ फॉर्म ऑफ कंसिस्टेंसी। पैशन, यू आर पैशनेट अबाउट इट, वो भी एक कंसिस्टेंट की ही फॉर्म है। तो इन माय ओपिनियन इट्स कंसिस्टेंसी। अच्छा, हमारे पास डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर एमन दोनों डॉक्टर्स हैं। आप क्या कहते हो कि वो एक चीज़ क्या? क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेना चाहिए, दैट्स माय थिंग। अगर आप क्रिटिसिज्म लेके उसके बाद सर पकड़ के बैठ जाओ, यार अब क्या बनेगा मेरा। सो इसमें 2 काम हो सकते हैं, या तो आप उस क्रिटिसिज्म को अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए या अपनी लाइफ लाइन को इंप्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या आप सर पकड़ के घर बैठ जाओ 2 दिन 3 दिन सोचते रहो। ओके, सो वन थिंग यू सेड इज क्रिटिसिज्म को आपने पॉजिटिव लेना, उससे डीमोटिवेट नहीं होना। उसमें देखें कि वाकई कितनी सच्चाई है मेरे ख्याल में फर्स्ट ऑफ ऑल, और बाकी उसको पॉजिटिव लें कि अगर ये बात सही है तो मुझे ये अपने अंदर चेंज लेके आनी चाहिए। ओके, दैट्स गुड। अनदर थिंग फ्रॉम दैट साइड, मेरे ख्याल में पैशन। आप पैशनेट हैं और उस पैशन को फोकस करने के लिए आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। ये 2 चीजें अगर मिल जाएं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दोनों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट? पैशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू वांट टू से एनीथिंग? One thing. Don't stop dreaming. Don't stop dreaming. Yes. Okay, so some people listen to the world, जिस तरह कोई अपनी अम्मा की सुनता है और फिर कहता है मैं ये कर ही नहीं सकती, या डिमोटिवेट कर देते हैं लोग। तो ड्रीम बिग, that's what you're saying. Yes. ईमान? Sir, I think focus होना चाहिए goals पे, then nothing else is gonna, आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ बीच में नहीं आएगी अगर आपका फोकस होगा और आपके गोल्स सेट होंगे। ओके, दैट्स रियली गुड। हाँ जी सर, ये सारी बातें जो मोहतरम हजरात ने बताई हैं, इनमें तब तक अमल नहीं हो सकता जब तक वक्त की पाबंदी, मेन जो मकसद है ना, जो आपने आज नहीं की। जी, मैंने आज नहीं की। अच्छा, वैसे बात आपने अच्छी की और वो इसी पे मेरी डिस्कशन भी हो रही थी, जो मैंने गुस्सा किया वो भी इसी पे किया है। इस मामले में शदीद किस्म का जो है ना, क्या कहते हैं, इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि बंदा कोई बात करे लेकिन वो प्रैक्टिकली उसकी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं है। आई ओनली से कि वक्त की पाबंदी जो करता है 100% वो किसी को कहे वक्त की पाबंदी करो तो फिर असर होता है। तो सर एक चीज जो मैंने देखी आप में, मुझे वर्ड्स में उसको बताना नहीं आ रहा, एक चीज जो आप इशारे करके बता दो। गेस करवाओ। नहीं, ये ठीक है, गेस करवाओ। आप सामने गेस करवाइए, गेस करके बताएगा उसको क्या बोलते हैं। ठीक है सर, आप जैसे ये होता है कि पैसा कमा रहे हैं और नॉलेज है जो भी, आप हर चीज़ वो यूट्यूब पे भी डाल रहे होते हैं दूसरों पाक, और आपका फोकस रहता है कि लोग सीखें, इतना आप वीडियोस पे कर रहे होते हैं, जो भी आपको आता है वो सारा आप स्प्रेड कर रहे होते हैं। ये नहीं सोचते इसको पता चल गया तो मतलब, तो यही बात तो मैंने भी है ना, एक चीज़ है। तो ये मतलब ये चीज़ मैं समझती हूँ कि आप ये बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है इसमें, क्योंकि जो लोगों की दुआएं होती हैं वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात क्या करना चाह रही है, टू गिव। एक अमेरिकन मेरा दोस्त है,
वो बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर है, लेकिन बिजनेस में उसने काफ़ी सक्सेस हासिल की। उसका एक मोटो था, इफ़ यू वांट मोर स्टार्ट गिविंग मोर, जिसमें हमारे इस्लाम में भी है कि 1 दोगे 10 वापस आएगा। तो ये वाला एलिमेंट आप कह रही हैं, सो विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के डिफरेंट साइड से हमें जो सारी चीज़ें आपने बयान की हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ जहाँ से मैं समझता हूँ कि स्टार्ट होना चाहिए वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी किस चीज़ की, कि मुझे चाहिए क्या ज़िंदगी में, मुझे चाहिए क्या, फिर उसको टारगेट बनाना। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जितना भी मैं हर लेवल पे काम करता हूँ, यानी कोई ज़ीरो पे है, कोई बिलियनर है, जब भी मैं डिफरेंट लोगों से मिलता हूँ, मुझे पसंद वो वाले लोग आते हैं जिनमें क्लैरिटी होती है कि मैंने ये काम करना है, मेरा ये टारगेट है, चाहे वो $1 बिलियन है, चाहे वो बिलियन लोगों की मदद करना है। आई हैव नॉट सीन मच क्लैरिटी इन आवर ओन नेशन, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में हम पीछे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मवाद ऐसा है जो दिमागों में भरा हुआ है कि लोग समझते हैं कि वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो रहे कि वालिदैन का मसला है। अगर आपको ये पता हो कि ज़िंदगी मैंने ये हासिल करना है, उसमें आप 10 साल का टारगेट बना लें, आप 20 साल का बना लें, लेकिन टारगेट तो बना इसलिए नहीं पाते कि वो समझ बूझ नहीं होती। आपका सारे का सारा कल्चर आपको या सिस्टम आपको ये बता रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता। गिसा बेटा हमारा तरीका है कि ये तालीम हासिल कर, और तालीम हासिल करने के बाद नौकरी करेगा, 50 साल 40 साल नौकरी, फिर तूने मर जाना, और 35 साल के हो गए तो फिर क्या करना है, तुमने बच्चे पैदा करने शुरू कर देना, उनको भी इसी वो रैट रेस है, इसी व्हील पे चढ़ा देना। तो लेकिन समझने की ये चीज़ है, वो सबके लिए मैसेज भी है कि यू कैन डू एब्सोल्युटली एनीथिंग। अगर आज आप टारगेट कर लो कि आपने इलॉन मस्क बनना है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, आप ये फैसला कर लो कि जिस तरह से मदर टेरेसा थी, उन्होंने जो काम किया, आपने ईदी बनना, ये सब कुछ हो सकता है। ये आम लोग ही थे, लेकिन हुआ क्या, उनके क्लैरिटी आ गई। जब वो क्लैरिटी आ जाती है कि मैंने क्या करना है, उसको टारगेट बनाते हैं, देन जो आपने सारी बातें की हैं उनको जब आप कंबाइन करके साथ लेके चलते हैं कि परसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट हो, कि अब मैंने पीछे नहीं हटना, फिर मैंने लोगों की बातें नहीं सुननी कि लोग क्या कह रहे हैं, अपने क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं। आप एक टारगेट बनाओ, टारगेट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, जिसमें अपनी भी भलाई हो और सबकी भलाई हो। तो एक पॉजिटिव आपका टारगेट होना चाहिए, लेकिन वो क्लियर हो कि ये मुझे जिंदगी में चाहिए, और जब तक मैं हासिल नहीं कर सकता मेरी दुम में आग लगी रहेगी। तो ये एक वो चीज़ है जो मैं बहुत क्लियर हूँ। यानी आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि 2030 में मैंने क्या हासिल करना है। अब उसी ट्रेजेक्टरी पे मैं जा रहा हूँ। नो मैटर कौन आता है, कौन क्या कहता है, मैं उससे बच नहीं होता, यानी मैं उससे हिलता नहीं हूँ, उसी तरफ जा रहा हूँ। तो ये एक चीज़ है। तो अगर आप शकील अहमद मीर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो shakilahmadmeer.net पे विजिट करें, वहाँ पे आपको सारी गाइडलाइंस दी जाएंगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है द बिग इशू। और हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो टॉपिक है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सबके मैंने देखा कि जब मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, बिल्कुल एक फ्लैट फेसेस थे। अब हमने बताया लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो सबके, बल्कि अपने जो स्टाफ है हमारा, वो एक खिलखिलाहट उनके चेहरे पे आ गई। तो ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। इसमें मैं डिफरेंट लोग अपनी राय देना चाहें कि कौन सी बेहतर है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। हाँ जी, यहाँ से अयाज आप क्या कहते हैं? अयाज डीप सोच में गए हुए हैं कि मैं अपनी स्टोरी बताऊं या मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरी अरेंज मैरिज है, लेकिन लव बाद में हो गया। काट देना यार, लव ठीक है। ये बात अच्छा नहीं, इसमें ये है कि सर डिपेंड करता है। अगर आपने फैमिली में अपने अम्मा अब्बा के साथ रखनी है तो फिर अरेंज कर लेंगे, उनका मैच बन जाए, ठीक है। अब एक बंदा जो दुबई में आया हुआ है, ठीक है, तो वो जो अगर दुबई से शादी करेगा तो वो तो अम्मा अब्बा के साथ नहीं रहेगी। ठीक है, ना मेरे वाली अच्छी है, लेकिन ये है कि अगर मैं सोचता हूँ कि अगर ये चीजें ना होती, ये कंप्रोमाइज ये ना करती, तो मेरे लिए मसले बन सकते। बाकी अंदर की बात बताओ, ये काट देंगे हम। वाकई अच्छी है जो आप कह रहे हैं, सारी अंडरस्टैंडिंग है। I love marriage, of course. Why? It's not about कि पहले से ही पता चल जाए लॉयल्टी है या नहीं, you don't know 10 साल बाद क्या होगा, but yes, to for better understanding, like likes, dislikes, and how he thinks or she thinks, what he likes, she likes, and the behavior, and yeah, these things. अच्छा, यहाँ हमारे पास एक स्पेशल केस है, डॉक्टर काशिफ एंड डॉक्टर एमन। तो इनकी एक स्पेशल स्टोरी है इस टॉपिक पे। एक तो मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि लव मैरिज या, वैसे अपने करतूतों से तो आपने कहा कि लव मैरिज ही होनी चाहिए। इनकी स्टोरी मैं इन्हीं की जुबानी सुनना चाहूँगा, लेकिन आपने शॉर्ट करके बतानी है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं इसको लव मैरिज नहीं कहती। ओवरऑल लव मैरिज, लव
आई थिंक काशिफ बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर लेंगे। वो तो कहते हैं लव होता ही नहीं है, दोस्ती होती है। मैं इसको दोस्ती मैरिज कहती हूँ कि दोस्ती ट्रस्ट सबसे ज़रूरी होता है। प्यार वो उसको मैं कहती हूँ इन्फैचुएशन, वो थोड़ी देर में फेड हो जाता है। सो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारा घर भी आना जाना था और अब्बू बहुत अच्छे दोस्त थे इनके। और ये हुआ कि हम लोग 2 साल से एक दूसरे को जानते थे। मैं तो बल्कि ये कहूँगी मुझे इन्होंने छोटू बनाया था, लड़कियाँ कहते थे फंसा के दो मुझे। तो ऐसे हुआ कि मेरी शादी अरेंज हो गई। आपको पता है कि जैसे ही आप पाकिस्तानी पेरेंट्स क्या कहते हैं, जैसे ही लड़की मैच्योर हो गई है, अब पढ़ाई कंप्लीट होगी, शादी करो। एनीवे मेरी शादी प्लान थी 12 दिन में। हम लोग जा रहे थे, मेरी ढोलकी थी तो दादों की तरफ सब कुछ अरेंज था। पिछले काफ़ी दिनों से ही वॉज़ लाइक वेरी सैड और बात नहीं कर रहे, पर बोलेंगे नहीं हुआ क्या है, मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। एक दिन ऐसे ही रात को कॉल करके कहते हैं मैं आ रहा हूँ घर। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? कहते नहीं तुम्हें पता है तुमने मेरे से शादी करनी। मैंने कहा हैं? मैंने कहा मेरी शादी होने जा रही है चंद दिनों में। एनीवे ही नेवर कन्फेस्ड बिफोर। और ये आ गए रात को 11 बजे। हम लोग निकल रहे हैं ढोलकी के लिए। ये रात को 11 बजे आ गए, आके बैठ गए माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंस से। मेरे घर में शादी के लिए मेहमान बैठे हुए हैं। ही सेड के मेरे अब्बू को बिठा लिया, अम्मी को बिठा लिया। ही सेड के जी मैंने वो तो शादी मैंने करनी है। कहते बेटा ये आपको अब याद आया? दे वर माशाल्लाह वेरी सपोर्टिव। मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक बार मुझे पूछा आपकी क्या राय है। मैं भी बड़ी मासूम बन के उनके ठीक है मैंने भी बोल दिया ठीक है। बहुत मतलब कॉन्फिडेंट थे। ही केम होम, उन्होंने 2 टोक बात की और बस सब कुछ उसी दिन हुआ, सिर्फ हमने दूल्हा चेंज कर दिया। ये बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं साथ साथ एक तो मजे ले रहा हूँ कि आपकी शादी कैसे हुई, लेकिन उस बेचारे का भी सोच रहा हूँ। वो रहने दे। अगर आप वो देख रहे हैं, वो बेचारे भाई देख रहे हैं यार हम आपके साथ हैं, तो शायद ये हुआ हो कि आपको इनसे भी अच्छी मिल गई हो, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं फैसले आसमानों पे होते हैं। नहीं तो आपको किस चीज ने रियलाइज करवाया कि आप बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों और वो चलना शुरू हुआ, फिर इनका रिश्ता हो गया और रिश्ता हुए भी कुछ अर्सा हुआ होगा 2, हाँ तो वो चंद दिन हुए थे। अच्छा तो आपने किस टाइम पे रियलाइज किया यार ये तो मेरी है? मुझे लगा कि इतनी अच्छी नेचर की लड़की बार बार नहीं मिलती आजकल के दौर में। नहीं किस टाइम पे रियलाइज हुआ? जब रिश्ता हो गया? जब रिश्ता हो गया। क्योंकि आप अगर दोनों दोस्त यार थे अचानक ना। अच्छा ये वाकई शादी हुई थी या ड्रामा किया था इनको हासिल करने के लिए या कोई? नहीं रियल सब कुछ। इनके भाई की शादी थी और इनका उस दिन इनकी निकाह था। वो तो आपने नहीं किया ना, वरना मेरा सेम डे निकाह था और उस दिन मैंने आके मंगनी कर ली। तो आप जॉइंटली ये कह रहे हैं कि अरेंज शादी होनी चाहिए, अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, लव मैरिज नहीं? अरेंज को मैं मानती ही नहीं हूँ। जब जिंदगी हमने गुजारी है, दूसरी ओपिनियन ही नहीं मैटर करती है। बहुत इंटरेस्टिंग, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों बजा रहे हैं, लेकिन दोस्ती कैसे मोहब्बत में बदली या शादी में बदली? एनीवे मेरा ये ख्याल है कि शादी बेसिकली रिजल्ट ही लव का है, चाहे वो कोई अरेंज कर दे या आप खुद अरेंज कर लें। मतलब 2 सेकंड लगते हैं लव एट फर्स्ट साइट में, कि एक पहलू वो है जो शादी होने का है और एक वो है जो उसके बाद का है। बाद का तो कॉमन है, होनी सबके साथ एक जैसी है। यहाँ अभी हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप कोच भी हैं, तो आपसे हम जरा तफसील से जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है और आपके एक्सपीरियंस में क्या सक्सेसफुल है ज़्यादा? जी मैं वो आपसे अर्ज करता हूँ। आज से कोई 6-7 महीने पहले ARY वाले आए मेरे इंटरव्यू करने के लिए। उस वक्त ये हुआ कि पाकिस्तान लाहौर के अंदर सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर 500 खुला हुई। 500 खुला यानी लड़कियों ने तलाक ली एक तरह से, और उसमें ज़्यादातर लड़कियां वो थी जो काम करती थी, जॉब वाली थी। शादी के मुतालिक मेरी ज़ाती राय ये है कि शादी का बायोलॉजी से ज़्यादा ताल्लुक है, मुआश से उसका उतना लेना देना नहीं है। आपकी जब एक उम्र हो जाती है तब आपको शादी कर लेनी चाहिए, और मेरे हिसाब से एक लड़की को 18, 19, 20 तक कर लेनी चाहिए, और एक मर्द को 25 से आगे नहीं जाना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे को उछाल सके। नॉर्मली ये होता है कि 25 बरस के बाद बच्चा उछालने में कमरिया लचक जाती है, ये देखने का। तो इसीलिए कोशिश हमें इस बात की करनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कर्ज करूँ, समझौता कुछ नहीं होता, और अगर समझौता होता है तो वो अपनी ज़ात के साथ करना पड़ता है। कोई किसी के लिए कहीं जाकर समझौते नहीं करता होता।
तीसरी बात इसमें यह है कि जब आप शादी के बंधन में बंधने के लिए जाते हैं तो शादी नाम है रिश्ते को दरियाफ्त करने का, एक्सप्लोर करने का। अगर आप वो शादी से पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं तो फिर एक्सप्लोर करने को कुछ रहता नहीं है। इसलिए माजी बईद में क्या होता था, जब वो दरियाफ्त का अमल शुरू होता था तो वो दरियाफ्त करते चले जाते थे और मामलात और तरह के होते थे। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रहा है, बल्कि एक और मैं एक टीवी का हवाला दूंगा, हमारा यूएनओ ने तहकीक बताई कि 2.5 करोड़ के करीब पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो शादी की उम्र को पहुँचे हुए और उनकी शादियाँ नहीं हो रही। तो मुझे उससे मेज़बान ने मुझसे सवाल किया कि हम क्या करें कि इनकी शादी हो जाए। तो मैंने उनसे कहा इन्हें सिर्फ शादी करने दें, इनकी शादी 1 हफ्ते के अंदर सबकी हो जाएगी। क्योंकि इर्द गिर्द जो ननंद है, वो जो बहन का रोल है, वो जो माँ का रोल है, जो बाकी लोगों का रोल है, ये रोल अपने तौर पर उन्हें रोल के इसने रख दिया है। वो कहीं उसमें इन्वॉल्व और तर्ज पर होते हैं और उन्हें उनके हिस्से की ज़िंदगी जीने नहीं। आप देखिए जहाँ ये जो हनीमून होता है उसमें जब बहन साथ चली जाए या बच्चे साथ चले जाएं तो प्राइवेसी रह कहाँ गई? क्योंकि इस रिश्ते की खूबसूरती तो दरियाफ्त और प्राइवेसी की है। सॉरी सर, मेरे साथ तो पूरा मेरा खानदान गया था हनीमून जी पे। बिल्कुल, कसम से झूठ नहीं बोल रही। नहीं मनाया उन्होंने, आपने मनाया? सर मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो कभी किसी पहाड़ी पर चढ़ जाती थी, कभी किसी के वजह शायद यहाँ पे फिरने आई हूँ। पिछले महीने मेरे पास एक कपल आया, वो कहने लगे कि हम लोग गए कि हम वहाँ अच्छा वक्त गुजारें। कहते सर एक बेंच पर भी उन्होंने हमें इकट्ठा नहीं बैठने दिया, एक बेंच पर। गुजारिश मेरी बात करने की है कि एक तो दरियाफ्त करने दें उनको, और किसी को तजर्बा, उनको तजर्बा। अब देखें मसलन मैं अगर अपने बच्चों की शादी करने जाता और मैं को मेरे मुताबिक ज़िंदगी गुजारो तो मैं तो तजर्बा कर रहा हूँ उनके ऊपर और अपने मर्ज़ी का तजर्बा उनके ऊपर कर रहा हूँ। मुझे उन्हें एक्सप्लोर करने देना है। और ये कहानी कब शुरू होती है? जब आपकी बेटी या बेटा 3, 4, 5 बरस का कहते हैं मैंने ये वाली फ़्रॉक पहननी है या ये वाला मैंने कपड़े पहनने हैं, तो वो डिसाइड कर रहा होता है कुछ ना कुछ। वहाँ पर कम से कम उस तर्ज का तो उसे फ़ैसला करने दें। और जब आपके फ़ैसले कोई और करता रहता है तो फिर वो और करता चला जाता है। वो किसी ने कहा था ना कि उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। तो हमारी उम्रें कोई और बसर कर रहा होता है। और जब शादी जैसे बंधन में आपने बनना है तो वहाँ आपने अपनी उम्र को खुद बसर करना है। और वो तभी मुमकिन है जब आप फैसला बचपन से करना सीखते हैं। मेरा एक टीवी शो में एक इंटरव्यू था, उसमें मैंने कहा काम करने वाले निकम्मे बच्चे। हमारे यहाँ वो बच्चा जो कहना मानता है, हमारे यहाँ वो बच्चा जो खाला को छोड़ के आ जाएगा, फुफ्फो को लेके आ जाएगा, सवेरे उठ के दही भी लेकर आ जाएगा, वो नंबर ठीक नहीं ले पाता, वो निकम्मा होता है। और वो जो काम करने वाला है किस एतबार से कि वो नंबर बड़े अच्छे ले रहा है, 1100 में से 1100 ले रहा है, वो ना खाला को छोड़ के आएगा ना फुफ्फो को, वो बदतमीज़ भी होगा, वो कहीं कामयाब भी उस तरह पर नहीं होगा, लेकिन वो बेहतर बच्चा समझा जाता है, चूँकि नंबर के साथ टैग कर देते हैं। वो बहुत ही बुरा शौहर साबित होता है चूँकि वो जज्बात से जुड़ा हुआ नहीं है। बड़ा खूबसूरत एक शेर मीर साहब आपकी नज़र है कि अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। वाह वाह वाह। यानी आपकी अगर बात को समराइज करें, लव मैरिज। अरेंज में भी गजब की लव होती है साहब। अच्छा, लव मैरिज सर बचाव मुहिम होनी चाहिए। अरेंज मैरिज में ना काफी लोग होते हैं जो उसको बचाने में लग जाते हैं। लव मैरिज में सुनाने वाले बहुत होते हैं कि हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था, क्योंकि तुमने खुद की अब भुगतो। हालांकि ये मेरे खुदा ने हमें ये इख्तियार दिया है, हमारी शरीयत ने हमें इख्तियार दिया है कि हम अपनी मर्जी की लड़की या लड़के के साथ शादी करें। लेकिन वो चूंकि करने नहीं दी जाती तो बड़े समझदार लोग तो अरेंज लव को बड़ा अरेंज करते हैं, अच्छी खासी लव लुव कर लेते हैं, बाद में उसे अरेंज करा के फिर लव शुरू कर देते हैं। तो बुनियादी तौर पर मोहब्बत की शादी तो आपका मजहब आपको इजाजत दे रहा है, तो जाहिर है एक बेहतर शादी होती है। यानी अभी तक हम ज्यादातर लोग यही लव मैरिज कह रहे हैं, लेकिन जो मैं बात समझ पाया वो ये है कि कम से कम पसंद होनी चाहिए। इवन अरेंज भी हो यार, उनको आपस में वो क्या कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग तो हो, यानी लड़की कम से कम देखी तो हो। सर मैं अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात अर्ज करूं कि अंडरस्टैंड तो कोई कभी किसी को कर नहीं सकता, ये तो एक प्रोसेस है, ये चलता रहता है। बाकी हमारे यहाँ सेट लगते हैं सर। उस दिन आपने देखा होगा जब लड़की को देखने के लिए आते हैं तो पूरा सेट लगता है घर में। यहाँ तक कि लड़की अगर थोड़ा जबान दराज है तो उसे कहा रहते बेटा ये 2-2.5 घंटे तूने ठीक रहने। तो आप उससे खुद अंदाजा लगा लें कि जिसको 2.5 घंटे के लिए सेट लगा के बिठाया गया है उसने तो पूरी जिंदगी अपसेट कर दी है। यहाँ ये भी होना चाहिए, एक मेरे ख्याल में फोटो होनी चाहिए मेकअप के साथ और एक मेकअप के बगैर कि ये ना हो कि इसके पीछे हम गए और निकले आखिर में ये। ऐसा भी होता है। तो बहरहाल इसमें किरदार जो है उन दोनों का ही है, और वो अगर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहें, कोई कभी किसी को नहीं समझ पाता। ये जो कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, वो एक्सप्लोरेशन ओवर हुई होती है, कोई अंडरस्टैंडिंग किसी के दरमियान होती ही नहीं है। जो आप अब बता रहे हैं ये दोनों के साथ हो सकता है, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज। ये तो हर जगह पर सर, वो इर्द गिर्द के लोग कहाँ उसको मैरिज रहने देते हैं। आप लव भी करके लेके आए उसे मैरिज नहीं रहने देंगे, हम अरेंज करके लेंगे उसे नहीं रहने। ये जो इंटरफेरेंस है इर्द गिर्द के लोगों की, और वो अच्छाई के नाम पर होती है, और उससे ज्यादा बुराई आप तस्व्वुर भी नहीं कर सकते। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत डिटेल से आपने जवाब दिया।
दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट निकली जो आप लोगों से मैंने पूछा, और पूछने की रीज़न भी ये थी, आंसर तो मैंने देना था लेकिन आप सबसे पूछा। एक तो ये कि हम यूनानिमसली मेरे ख्याल में हम कह रहे हैं कि पसंद होनी चाहिए। फर्स्ट एक्ट जब शादी हो तो पसंद की शादी होनी चाहिए, लेकिन हमने ये भी फैसला किया है कि शादी चलती है या नहीं चलती वो डजंट डिपेंड कि मोहब्बत की थी या अरेंज थी, और वो जो सेगमेंट है वो डिफरेंट है। फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग और कंप्रोमाइज मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एलिमेंट है अगर शादी को सेव करना है। लेकिन आई केम अक्रॉस सो मेनी डिफरेंट फिलोसफीज इन अ सेंस के यूके में रहा, यूरोप में, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ तो सिस्टम ही अलग है। यानी वहाँ तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ रहना शुरू करते हैं, कई तो वो शादी भी नहीं करते, लेकिन फर्ज करें वो शादी करते हैं उनकी भी फेल हो जाती है। हालांकि अगर हम ये भी कहें कि नहीं यार आपस में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, घुलना मिलना चाहिए, यहाँ तक आजकल के मॉडर्न बच्चे वो तो साथ रहना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन इवन देन यू नॉट श्योर कि जब शादी होती है उसके बाद ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी। एक और फिलॉसफी जो मेरे इस तरह से हल्का बाब में थी वो ये थी कि तलाक को जिस तरह हमने नेगेटिविटी दी हुई है कि तलाक दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है, ये कभी भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वो बेचारियां जो लाहौर में बैठी हैं जिनको तलाक हो चुकी है या कुछ भी हुआ, और कहीं को तो ऐसे होता है कि एक्सीडेंट हो गया नेक्स्ट डे और खावन बेचारा फोत हो गया, अब वो बैठी हुई हैं और उनसे कोई शादी नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इनकी शादी पहले हो चुकी है। तो वो फिलॉसफी मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई कि फर्ज करो यार एक फैसला हो गया, चाहे अरेंज थी चाहे लव थी, अब सारी जिंदगी वो रगड़ा एक दूसरे को दे के अजियत में नहीं गुजारनी। तो तलाक को कुछ लोगों ने वो जरा हल्का लेते हैं कि तलाक हो गई, लेकिन वो इस अंदाज से देखते हैं कि अगले लोग भी जो है ना, अगर लड़की को भी तलाक हुई है उसके साथ वो शादी करने के लिए रेडी होंगे, इसी तरह ये बंदा एक और शादी कर सकता है। बाकी ऑडियंस के लिए यहाँ हम ये जो बातें हमने डिस्कशन की है, इसका मकसद ये नहीं था कि हमने एक रिजल्ट निकाल के आपको बताना है। रिजल्ट अगर निकालें वो यही कि इनिशियल जो शादी होती है मर्जी बच्चे और बच्ची दोनों की होनी चाहिए। बाकी एक डिफरेंट एलिमेंट है कि शादी के बाद कैसे वो सारा सिस्टम चलता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो डिफरेंट चीज़ है। आपने फैसला करना है। यानी यहाँ पे एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ हमारे पास जवेरिया मौजूद हैं जिनकी अभी स्टोरी बहुत लंबी है, कभी दोबारा बात करेंगे। यहाँ डॉक्टर साहब जिन्होंने एक और डॉक्टर को भगा के आपस में शादी कर ली, सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो आप इसमें से रिजल्ट निकालें और कमेंट में हमें बताइएगा कि आप क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं, बल्कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों में से आप क्या समझते हो कि कौन सी बेहतर और कैसे, कमेंट में हमें बताएं और आपको इंशाल्लाह हम रिप्लाई भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया। डिफरेंट सेगमेंट्स थे, इसमें सोशल एलिमेंट्स भी हमने डिस्कस किए, उसके साथ बिजनेस की बात हुई, क्वेश्चन आंसर्स, बहुत सारी स्टोरीज भी हमने सुनी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो नेक्स्ट टाइम भी हम सुनेंगे आने वाले शोज में भी। एक खास बात, अगर आप में कोई टैलेंट है, एक हम टैलेंट हंट के नाम से इसी शो के अंदर एक सेगमेंट डाल रहे हैं जिसमें आप अपना जो भी टैलेंट है, आप सिंगर हो, मुझे स्पेशली जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उसकी एक तलाश है। आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो, आप सिंगर हो, कोई और टैलेंट है, 1 मिनट की वीडियो, नंबर नीचे दिया गया होगा, उस पर आप व्हाट्सएप करें, हमारी टीम रिव्यू करेगी और क्या करना है उसको इनाम मिलेगा। इनाम क्या मिलेगा? एक तो दुबई का वीज़ा, यहाँ आपको रहाइश, 1 हफ्ते का आपका खाना पीना, आपने घूमना फिरना है, वो सारा का सारा पे करेंगे और चांस मिलेगा कि आप मेरे साथ मिलकर काम कर सको। अगर आप में पोटेंशियल इतना है कि हम आपको बड़ा स्टार बना सकें तो वो भी इंशाल्लाह आपको बनाएंगे। तो नंबर जो नीचे है उस पर आप अपना 1 मिनट का क्लिप भेजेंगे। उसके अलावा ये सेगमेंट अब आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत बड़े बड़े लोग वो हमारे साथ वक्तन फ़वक्तन आएंगे और अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे और साथ साथ हम इस तरह के जो सोशल एलिमेंट्स हैं अवेयरनेस भी देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी आपका क्वेश्चन है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी टीम आपको आंसर भी करे। हमारे साथ मिल के काम करना है, वो डिटेल्स होंगी shakilahmadmeet.net है, उस पर जाएँ, वहाँ किस तरह जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, किस तरह मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, वो सारी तफसीलात आपको दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।